Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we are going to discuss about chapter 3 of class 12, that is human reproduction. We will discuss this chapter with the help of handwritten notes. So without wasting any time, let's proceed with today's session. The very first thing is that the humans are sexually reproducing and viviparous organisms. यानी कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दो इंडिविजुअल्स के जो गैमेट है वो फ्यूज़ करेंगे और अल्टीमेटली जाइगोट की फॉर्मेशन होगी. और विविपेरस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं. इसका ऑपोजिट होता है ओविपेरस विच मीन्स दैट एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर. अगर हम ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करें तो जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस. यानी कि जो गैमेट्स के फॉर्मेशन का प्रोसीजर है सबसे पहले वो होगा, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी. अगर किसी भी टर्म के पीछे जेनेसिस लिखा होता है तो उसका मतलब ही होता है कि फॉर्मेशन होना किसी चीज़ की. तो यहाँ पे गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है. द सेकेंड स्टेप इज़ इंसेमिनेशन. यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा स्पर्म का इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक. द थर्ड स्टेप इज़ फर्टिलाइजेशन. मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के प्रोसीजर को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन. Fourth step is implantation. It is the formation and the development of blastocyst and its implantation to the uterine wall. यानी कि यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट है वो डेवलप होगा, उसकी फॉर्मेशन होगी और उसके साथ साथ वो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप इज़ गेस्टेशन. जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 9 मंथ का, उसको गेस्टेशन पीरियड भी बोला जाता है जब एम्ब्रियो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट इज़ पार्ट्यूरेशन. जब द डिलीवरी ऑफ बेबी यानी कि जो बच्चे की डिलीवरी का वक्त होता है, जो स्टेप होता है, उसको पार्ट्यूरेशन बोला जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, देयर आर एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. अगर हम सबसे पहले बात करें टेस्टिस के बारे में तो इसकी लोकेशन होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनटू अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्क्रॉटम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है. जो टेस्टिस है उसकी लोकेशन है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है एक पाउच के जैसे स्ट्रक्चर में जिसको बोला जाता है स्क्रॉटम. और टेस्टिस का स्क्रॉटम के अंदर मौजूद होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट मेंटेन्स द लोअर टेम्परेचर almost 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal body temperature which is necessary for spermatogenesis. जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसीजर को बोला जाता है. तो ये जो स्क्रॉटम है, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, उससे अराउंड 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको लोअर डाउन रखता है. लगभग 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर को बनाए रखता है. और ये 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये ज़रूरी है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए. अब जो हर एक टेस्टिस है उसके पास लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. In adult, the testis is oval in shape with a length of 4 to 5 centimeter and the width of 2 to 3 centimeter. अगर किसी एडल्ट ह्यूमन मेल की बात करें तो यहाँ पे जो टेस्टिस हैं उसकी शेप होगी ओवल, जो लेंथ होती है वो अराउंड 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और जो विड्थ है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है. जो टेस्टिस हैं ये डेंस कवरिंग की मदद से कवर्ड होती हैं. अब अगर इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स की बात करी जाए तो हर एक लॉब्यूल के अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है सेमेनिफेरियस ट्यूब्यूल. और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होगी. अगर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करी जाए तो यहाँ पे 2 तरीके की जो सेल हैं वो लाइंड होती हैं, आउटसाइड और इनसाइड. अगर हम इनसाइड की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप की सेल होंगी. जो सबसे पहली सेल है दैट इज़ मेल जर्म सेल एंड द सेकेंड वन इज़ सर्टोली सेल्स. जो मेल जर्म सेल्स हैं उनको स्पर्मेटोगोनिया भी बोला जाता है. वहीं अगर हम सर्टोली सेल्स की बात करें तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती हैं जर्म सेल को. और ये जो जर्म सेल्स हैं इनके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली स्पर्म फॉर्मेशन होती है. यानी कि मेल जर्म सेल जो है इनको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं और ये अल्टीमेटली स्पर्म प्रोडक्शन करवाती हैं. अब ये तो हमने बात कर ली सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड के जो 2 टाइप की सेल्स थी उनके बारे में.
अब जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल की जो आउटसाइड है रीजन उसकी बात करें तो यहाँ पे उस एरिया को बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसके अंदर पाई जाती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको लीडिंग सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो लीडिंग सेल्स हैं ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को सिक्रीट और सिंथेसाइज करवाती हैं। उन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को बोला जाता है एंड्रोजन हार्मोन। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अदर जो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल हैं वो भी इस एरिया में मौजूद होती हैं। अब अगर हम मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 4 मेन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। द फर्स्ट इज़ रेटिटेस्टिस, सेकेंड इज़ वासा इफ्रेंटिया, थर्ड वन इज़ एपिडिडाइमस एंड द लास्ट वन इज़ वास डिफरेंस। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि इनके फ्लो की कहाँ से कहाँ तक ये जो स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहाँ इनका फॉर्मेशन होगा और कहाँ कहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है ये ओपन होती है वास इफ्रेंटिया के अंदर। जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है ये वासा इफ्रेंटिया के अंदर ओपन होगी रेटिटेस्टिस के थ्रू होते हुए। यानी कि जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है ये सबसे पहले रेटिटेस्टिस में जाएगी और फिर वासा इफ्रेंटिया में ओपन होगी। फिर वासा इफ्रेंटिया से ये आगे टेस्टिस को लीव कर देगी और फिर ओपन हो जाएगी एपिडिडाइमस के अंदर। और ये जो एपिडिडाइमस है ये लोकेटेड होता है पोस्टीरियर सरफेस पे। जो हर एक टेस्टिस होती है उसके पोस्टीरियर सरफेस पे जो एपिडिडाइमस है वो मौजूद होता है। जो एपिडिडाइमस है वो आगे लीड कर जाता है वास डिफरेंस के अंदर दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। यानी एपिडिडाइमस फिर आगे लीड हुआ वास डिफरेंस के अंदर। ये जो वास डिफरेंस है ये आगे जाके ओपन हो जाती है यूरेथ्रा के अंदर एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो डक्ट हैं ये स्टोर भी करवाती हैं और ट्रांसपोर्ट भी करवाती हैं स्पर्म को टेस्टिस से लेके आउटसाइड तक यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए। इसके अलावा जो यूरेथ्रा है वो ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से और फिर एक्सटेंड कर जाता है पेनिस के अंदर टू एक्सटर्नल ओपनिंग विच इज़ ऑल्सो नोन एज यूरेथ्रल मीटस। अब अगर हम एक बार इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो सबसे पहले सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटिटेस्टिस के थ्रू होते हुए वासा इफ्रेंटिया, वासा इफ्रेंटिया लीव करेगी टेस्टिस को और फिर ओपन हो जाएगी एपिडिडाइमस के अंदर। एपिडिडाइमस आगे लीव कर जाएगा वास डिफरेंस के अंदर। जो वास डिफरेंस है वो आगे ओपन होगी यूरेथ्रा के अंदर एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये एक सिंपल सा इसके फ्लो का फ्लो चार्ट था। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको पेनिस भी बोला जाता है उसके बारे में। It has a special tissue which help in the erection of the penis to facilitate the insemination। यानी कि ये स्पेशल टिश्यूज़ का बना होता है जो कि इरेक्शन में मदद करवाता है जिसकी वजह से इंसेमिनेशन का जो प्रोसीजर है वो पॉसिबल हो पाता है। अगर मेल एक्सेसरी डक्ट्स की ग्लैंड की यहाँ पे बात करी जाए तो इसके अंदर 3 मेन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज सेमाइनल वेसिकल, द सेकेंड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द थर्ड वन इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अगर हम इनके डिटेल्स में बात करें तो इनसे जो सिक्रीशन रिलीज़ होता है उसको कलेक्टिवली बोला जाता है सेमाइनल प्लाज्मा। और इसके अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है इसको काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है और ये ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस में मदद करवाता है। अब हम एक बार स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि अभी हमने देखा था कि कहाँ कहाँ से स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है और उसकी फॉर्मेशन होती है। तो एक बार डायग्राम की मदद से हम उसको भी देख लेते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होती हैं इनके अंदर होती हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल थी इनके पास थी मेल जर्म सेल। तो इनके अंदर जो मेल जर्म सेल्स होती हैं वो अल्टीमेटली स्पर्म का प्रोडक्शन करवाती हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर। फिर ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं ये आगे लीड कर जाती हैं रेटिटेस्टिस के अंदर और फिर रेटिटेस्टिस के थ्रू होते हुए ये ओपन होंगी वासा इफ्रेंटिया के अंदर। फिर ये जो वासा इफ्रेंटिया है ये जो टेस्टिस है इसको लीव कर देगा और फिर ओपन हो जाएगा एपिडिडाइमस के अंदर। जो एपिडिडाइमस है वो आगे लीड करेगी वास डिफेंस के अंदर और फिर वास डिफेंस के थ्रू होते हुए ये यूरेथ्रा के ऊपर लूप ओवर करेगी और फिर जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू होते हुए बाहर की तरफ लीड कर जाएगी एक ओपनिंग के थ्रू, जिस ओपनिंग को बोला जाता है यूरेथ्रल मीटस। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर भी 3 मेन चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ पेयर ऑफ ओवरीज,
द सेकेंड इज एक्सेसरी डक्ट एंड द थर्ड वन इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अगर हम एक्सेसरी डक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना जो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। ये भी पैल्विक रीजन में लोकेटेड होती हैं। These part of the system along with a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and the child care। यानी कि जितने भी हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं इनके साथ साथ में जो मेमोरी ग्लैंड है वो ये सारे मिलके फैसिलिटेट करवाते हैं ओव्यूलेशन को, यानी कि ओवम के रिलीज़ होने के प्रोसीजर को, और फिर फर्टिलाइजेशन में भी मदद करवाएंगे, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर के अंदर अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ओवरीज़ के साथ। तो जो ओवरीज़ हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं फीमेल्स के अंदर, और ये जो फीमेल गैमेट है यानी जो ओवम है उसको फॉर्मेशन में मदद करवाती हैं, और इसके साथ साथ ये कुछ सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स को भी रिलीज़ करवाती हैं जिनको हम ओवरियन हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। जो ओवरीज़ हैं ये लोकेट होती हैं हमारे लोअर एब्डोमिनल के हर एक साइड में, ईच साइड में, यानी हमारा जो लोअर एब्डोमेन है उसके ईच साइड में जो ओवरीज़ हैं वो मौजूद होती हैं। जो ओवरीज़ हैं उनका जो साइज़ है लेंथ में वो लगभग 2 to 4 सेंटीमीटर होता है, और ये कनेक्टेड होती हैं पैल्विक वॉल और यूट्रस के साथ विद द हेल्प ऑफ अ लीगामेंट, यानी लीगामेंट की मदद से ये पैल्विक वॉल और यूट्रस के साथ कनेक्टेड होती हैं। जो हर एक ओवरी है ये कवर करी जाती है एक थिन एपिथेलियल लेयर के थ्रू, जो कि ओवरियन स्ट्रोमा को अपने अंदर इनक्लोज करती है, और ये आगे डिवाइड कर देती है स्ट्रोमा को 2 पार्ट के अंदर। द फर्स्ट वन इज़ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड द सेकेंड वन इज़ इनर मेड्यूला। अगर हम ओविडक्ट के बारे में बात करें तो इसको फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। जो फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वजाइना है, ये तीनों मिलके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स को। जो हर एक फेलोपियन ट्यूब है ये अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, और फिर एक्सटेंड कर जाती है हर एक ओवरी की पेरिफेरी से लेके यूट्रस तक, यानी सिंपल एंड शॉर्ट में ये यूट्रस को ओवरी के साथ कनेक्ट करवाने में मदद करवाती हैं। ये ट्यूब्स हैं जो कि यूट्रस को ओवरी के साथ कनेक्ट करवाएंगे। जो ओविडक्ट होता है उसके अंदर 3 मेन पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इन्फेंडिबुलम, द सेकेंड वन इज़ एम्प्यूला एंड द थर्ड वन इज़ इस्थमस। तो अब इनके बारे में और इनके फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। The part closer to the ovary is a funnel-shaped structure called as the infundibulum having a finger-like projections which are also known as fimbri। यानी कि वो पार्ट जो कि ओवरी से सबसे ज़्यादा पास में होता है इस ओविडक्ट का, वो एक फनल शेप का स्ट्रक्चर है, और उस सबसे पहले पार्ट को बोला जाता है इन्फेंडिबुलम। अब ये जो इन्फेंडिबुलम है इसके पास कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोला जाता है फिम्बरी। इसके अलावा जो इन्फेंडिबुलम है वो आगे लीड कर जाता है एम्प्यूला के अंदर, और फिर एम्प्यूला जो है वो आगे इसको ज्वाइन करता है यूट्रस के साथ विद द हेल्प ऑफ इस्थमस। तो अभी हम एक बार यूट्रस के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो जो यूट्रस है ये एक पियर शेप का ऑर्गन होता है, ये एक इन्वर्टेड पियर शेप के जैसा ऑर्गन है जिसको वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय द लीगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल्स। तो इसको सपोर्ट करते हैं लीगामेंट्स, और ये पेल्विक वॉल के साथ अटैच होता है। जो यूट्रस है ये आगे ओपन होता है वजाइना के अंदर थ्रू अ नैरो सर्विक्स। तो यानी ये सर्विक्स के थ्रू होता हुआ यूट्रस के साथ जो वजाइना है उसके साथ ये कनेक्टेड होता है। जो कैविटी होती है सर्विक्स की उसको सर्विकल कैनल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सर्विकल कैनल और जो वजाइना है ये मिलके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बर्थ कैनल को। अगर हम यूट्रस के वॉल की बात करें तो इसके अंदर 3 लेयर पाई जाती हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको बोला जाता है पेरीमटीरियम, जो मिडिल लेयर होती है उसको बोला जाता है मायोमटीरियम, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको बोला जाता है एंडोमटीरियम। तो पेरीमटीरियम सबसे एक्सटर्नल लेयर, देन इज मायोमटीरियम, ये मिडिल लेयर होती है, और एंड इट एग्जिबिट द स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। यानी कि जब डिलीवरी का वक्त आता है तो उस टाइम पे ये जो मायोमटीरियम है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होते हैं जिसकी मदद से जो बेबी है वो बॉडी से बाहर आ सकता है। एंड द थर्ड वन इज़ जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको बोला जाता है एंडोमटीरियम,
और इसके अंदर साइक्लिक चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। अब एक बार हम इस पूरे स्ट्रक्चर को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बात किया था कि जो ओवरीज़ हैं उनको यूट्रस के साथ कनेक्ट करवाती हैं ये फेलोपियन ट्यूब। जो फेलोपियन ट्यूब हैं ये 2 होती हैं और ये अल्टीमेटली दोनों ओवरीज़ को कनेक्ट करवाती हैं यूट्रस के साथ। अब हमने बात करी थी कि जो फेलोपियन ट्यूब है इसके 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे पहला क्लोजेस्ट पार्ट होता है ओवरी के, उसको बोला जाता है इन्फेंडिबुलम। फिर आता है एम्प्यूला वाला रीजन और फिर लास्ट में वह पोर्शन आता है इस्थमस, जो कि फिर कनेक्ट हो जाता है यूट्रस के साथ में। ये जो इन्फेंडिबुलम था इसके पास कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थी जिनको हम फिम्बरी बोल रहे थे। तो जब ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम पे ओवरी से जो ओवम को कलेक्ट करने का काम है वो होता है फिम्बरी का। फिर फिम्बरी से होते हुए जो ओवम है वो एम्प्यूला रीजन में आता है, इस्थमस तक पहुंचता है। तो ये जो एम्प्यूलरी इस्थमस रीजन होता है यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन का जो काम है वो होता है और फिर यहाँ से जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है वो धीरे धीरे पास हो जाता है यूट्रस के अंदर। अब अगर हम यूट्रस की बात करें तो हमने यूट्रस की 3 लेयर्स की बात करी थी। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको पेरीमटीरियम बोला जाता है, जो मिडल लेयर है उसको मायोमटीरियम बोला जाता है और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको एंडोमटीरियम के नाम से भी जाना जाता है। जो सर्विकल कैनल है और जो वजाइना ये तीनों मिलके कॉन्स्टिट्यूट करती हैं बर्थ कैनल को। जो यूट्रस है वो आगे पास डाउन हो जाता है वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो इंक्लूड करी जाती है वो है मोन्स प्यूबिस। ये क्वेश्चन होता है कुछ फैटी टिश्यूज़ का जो कि कवर्ड होता है स्किन और प्यूबिस हेयर के थ्रू। द सेकेंड थिंग इज़ लेबिया मेजोरा। ये कुछ फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं जो कि वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं। द थर्ड वन इज़ लेबिया माइनोरा। ये पेयर्ड फोल्ड होते हैं टिश्यूज़ के जो कि लेबिया मेजोरा के नीचे पाए जाते हैं। द फोर्थ वन इज़ हाइमेन, जो कि ओपनिंग होती है वजाइना की और ये जो पार्शियली कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन की मदद से जिसको बोला जाता है हाइमेन। यानी कि जो हाइमेन है ये एक मेम्ब्रेन के जैसा स्ट्रक्चर है जो कि अल्टीमेटली वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है। देन देर इज़ ऑल्सो ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्लिटोरिस। तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि जो लेबिया मेजोरा है माइनोरा है उसके जो जंक्शन है वहाँ पे मौजूद होता है अपर साइड पे, जिसको क्लिटोरिस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं मेमरी ग्लैंड के बारे में। तो देर आर अ पेयर्ड स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन द ग्लैंडुलर टिश्यू एंड द वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। तो ये जो मेमरी ग्लैंड हैं, जो फंक्शनल मेमरी ग्लैंड है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ऑल फीमेल मैमल्स की। जो मेमरी ग्लैंड है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं और इसके साथ साथ इनके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू और कुछ अमाउंट का जो फैट है वो भी देखने को मिलता है। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं हर एक ब्रेस्ट के, ये डिवाइड हो जाता है 15 to 20 मेमरी लोब्स के अंदर। ये इनके पास होती हैं बहुत सारी मेमरी लोब्स और ये जो मेमरी लोब्स हैं इनके अंदर कुछ क्लस्टर होते हैं सेल्स के जिनको एलोवेलाई भी बोला जाता है। और ये जो एलोवेलाई है इनका फंक्शन होता है मिल्क सिक्रीशन का। और ये जो मिल्क सिक्रीट यहाँ से हो रहा है ये स्टोर्ड होता है कुछ कैविटीज़ या फिर लूमेन के अंदर एलोवेलाई के। ये जो एलोवेलाई है फिर ये आगे ओपन हो जाती हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। बहुत सारे ये जो मेमरी ट्यूब्यूल्स हैं हर एक लोब से ये जॉइन होते हैं और जॉइन होके फॉर्मेशन करते हैं मेमरी डक्ट की। बहुत सारी जो मेमरी डक्ट्स हैं ये आपस में कंबाइन होती हैं और फॉर्म करती हैं मेमरी एम्प्यूला को। ये जो मेमरी एम्प्यूला है फिर ये लास्टली कनेक्टेड होते हैं लेक्टिफेरस डक्ट के साथ जिसके थ्रू जो मिल्क है वो सक्ड आउट होता है। तो एक बार इनका जो पाथवे है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेमरी लोब्स थी, 15 to 20 के आसपास मेमरी लोब्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। इनके अंदर जो सेल्स होती है जिनको बोला जाता है एलोवेलाई बोला जाता है। जो एलोवेलाई है वो मिल्क सिक्रीट करेंगी और उसके बाद में जो ये जो मेमरी एलोवेलाई हैं ये ओपन हो जाती है मेमरी डक्ट के अंदर, यानी सारे मिलके फॉर्मेशन कर रही है मेमरी डक्ट की, टिब्यूल्स की। अब ये जो टिब्यूल्स हैं ये आगे जाके कनेक्ट हो जाएंगे मेमरी डक्ट के साथ और जो मेमरी डक्ट है वो अल्टीमेटली कनेक्टेड होती है मेमरी एम्प्यूला के साथ और जो मेमरी एम्प्यूला है वो लास्टली लेक्टिफेरस डक्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है, कंबाइन हो जाता है
और इसी इलेक्ट्रीफेरस डक्ट के थ्रू ही जो मिल्क है वो सक्ड आउट होता है। अब हम बात करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट के जो फॉर्मेशन का प्रोसीजर है उसको बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। जो मेल गैमेट है वो प्रोड्यूस होता है टेस्टस के अंदर और जो फीमेल गैमेट है वो प्रोड्यूस होता है ओवरीज के अंदर। तो अब ये जो गैमेटोजेनेसिस है जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आता है, जो मेल गैमेट के फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है और जो फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन का प्रोसीजर है उसको oogenesis बोला जाता है। तो हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो जो टेस्टीज होती हैं इनके अंदर कुछ इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं जो कि स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये जो प्रोसीजर है वो प्यूबर्टी के साथ में बिगिन हो जाता है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियम है जिसको हम स्पर्म मदर सेल भी बोलते हैं, अब यहाँ पे ये जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल हैं उसकी जो इनसाइड वॉल है वहाँ पे मौजूद होती हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल थी इसके अंदर दो टाइप की जो सेल्स थी वो पाई जा रही थी। एक थी मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और जो दूसरी सेल थी जिसको हम बोल रहे थे सर्टोली सेल्स। तो ये जो मेल जर्म सेल है ये तो प्रोड्यूस करवाएगी स्पर्म को, और जो सर्टोली सेल्स है वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएंगी। तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम जो यहाँ पे मौजूद है ये मल्टीप्लाई करती है माइटोटिक डिवीजन से और अपना नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर लेती है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे मियोटिक डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे होगा माइटोटिक डिवीजन। सबसे पहले तो इसके अंदर माइटोसिस होगा और ये अपना नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर लेगा। जो हर एक स्पर्मेटोगोनियम होता है ये डिप्लॉयड होता है और इसके पास 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, यानी कि 2n वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब कुछ जो स्पर्मेटोगोनियम होंगे उनको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये पीरियोडिकली इनके अंदर मियोटिक डिवीजन्स फिर होते रहेंगे। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हो रहा है मियोटिक डिवीजन, और कौन सा मियोटिक डिवीजन हो रहा है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अब यहाँ पे हो रहा है, और मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। इसको रिडक्शनल डिवीजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब मियोसिस होता है तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। यानी अगर डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं तो हैप्लॉयड कंडीशन के अंदर अब यहाँ पे मियोसिस की वजह से 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो हो जाएंगे। जब यहाँ पे पहला मियोटिक डिवीजन होगा तो उसकी वजह से दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे जिनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं यहाँ पे होंगी 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। और फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं इनके अंदर होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और जब इनके अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो उसकी वजह से इसके अंदर 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी जिनको स्पर्मेटिड्स भी बोला जाता है। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये आगे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ के अंदर। ये जो स्पर्मेटिड्स बने हैं ये आगे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो अभी हमने ये जो प्रोसीजर पढ़ा है एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो स्पर्मेटोगोनिया थी इनके अंदर शुरू हो जाएगा माइटोटिक डिवीजन, यानी कि यहाँ पे सिर्फ ये क्या कर रहे हैं अपना जो नंबर है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस की वजह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो थी उनकी फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इनके अंदर फिर होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो जैसे इनके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा जिसकी वजह से 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, और ये जो हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे बन रही हैं इनके अंदर जो हैप्लॉइड कंडीशन है वो मौजूद है, यानी कि हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब जैसे ये जो 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनी हैं इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं फिर इनके अंदर होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन जिसकी वजह से 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। और ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये आगे डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ के अंदर। यानी सबसे पहले यहाँ पे हो रहा है माइटोसिस, माइटोसिस की वजह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी,
फिर उसके बाद जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो उसकी वजह से स्पर्मेटिड्स बन जाएंगी जो कि आगे स्पर्म फॉर्मेशन करवाएंगी, यानी स्पर्मेटोजोआ को बनाने में मदद करवाएंगी। तो ये तो था सिंपल प्रोसीजर जिसके थ्रू जो स्पर्म है उसकी प्रोडक्शन होती है। अब ये जो स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है उसके बाद जो स्पर्म का हेड होता है वो एम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल्स के अंदर। और आपको याद होगा जो सर्टोली सेल्स थी उनका फंक्शन था नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का। और फिर सर्टोली सेल्स के बाद में ये आगे रिलीज आउट हो जाते हैं सेमेनिफेरस टिब्यूल के अंदर, और इस प्रोसीजर को बोला जाता है स्पर्मिएशन। अब इसके बाद आपको पता है जो सर्टोली से ये सेमेनिफेरस टिब्यूल के अंदर जाने के बाद ये रेटिटेस्टस के थ्रू होते हुए ये आगे जो वासा इफ्रेंटिया है उसके अंदर ओपन होंगे। ये पूरा फ्लो चार्ट हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक बार हार्मोनल कंट्रोल्स की स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, यानी कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं और वो किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये स्टार्ट होता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ ए हार्मोन विच इज़ ऑल्सो नोन एज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्टली GnRH के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस GnRH हार्मोन की वजह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसका जो प्रोसीजर है वो इनिशिएट होता है। ये जो GnRH है ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, यानी कि हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। अब ये जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है ये आगे एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज़ LH एंड द सेकेंड वन इज़ FSH। जो LH है इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ये जो LH है ये आगे एक्ट करता है लीडिंग सेल्स के ऊपर, और जैसे ये लीडिंग सेल्स के ऊपर एक्ट करता है तो यहाँ से ये स्टिमुलेट करवा देता है एंड्रोजन हार्मोन्स के रिलीज़ को। और जैसे ही एंड्रोजन हार्मोन्स, यानी अभी हमने जैसे पहले भी डिस्कशन किया था कि ये जो एंड्रोजन है ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर टेस्टोस्टेरॉन्स वगैरह मौजूद होते हैं। अब आगे ये स्पर्मेटोजेनेसिस के जो प्रोसीजर है उसको इनिशिएट करवाता है। वहीं जो दूसरा हार्मोन था दैट इज़ FSH, ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स के ऊपर और स्टिमुलेट करवाता है कुछ फैक्टर्स के रिलीज़ को जो कि स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर मदद करवाते हैं। अब हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की एक बार बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ हेड, देन द सेकेंड वन इज़ नेक, थर्ड इज़ मिडल पीस एंड द लास्ट वन इज़ टेल। जो हेड है इसके अंदर एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, यानी 23 क्रोमोसोम्स इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे, और इसका जो इंटीरियर पोर्शन होता है ये कैप लाइक स्ट्रक्चर के साथ कवर होता है जिसको एक्रोसोम भी बोला जाता है। ये जो एक्रोसोम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पास होते हैं कुछ एंजाइम्स जो कि इसको स्पर्म की मदद करवाते हैं ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन के दौरान। अब अगर हम सेकेंड मिडिल पीस की बात करें तो इसके मिडिल पीस में होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज। आपको ऑलरेडी याद होगा, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ATP की जनरेशन होती है। तो मिडिल पीस के पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, जो कि टेल के मूवमेंट में मदद करवाएगी। अगर हम टेल की बात करें तो इट फैसिलिटेट द स्पर्म मोटालिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। और ये जो टेल है ये स्पर्म को मोटालिटी प्रोवाइड करवाती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि स्पर्म को ट्रांसफ़र करने में टेल मदद करवाती है। अगर ह्यूमन मेल के इजैकुलेशन की बात करें तो यहाँ पे लगभग 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो एक कॉइटस के दौरान रिलीज आउट होते हैं। जो सेमाइनल प्लाज्मा है अलॉन्ग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमन। तो यानी कि स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा को कलेक्टिवली सीमन बोला जाता है। जो फंक्शन होता है मेल सेक्स सेकेंडरी डक्ट एंड ग्लैंड्स का वो ये है कि एंड्रोजन हार्मोन्स को बनाए रखने में मदद करवाते हैं। अब एक बार हम जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होगा कि सेल के बाहर जो सबसे आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। फिर इसके हेड के पास एक्रोसोम मौजूद होता है। जो एक्रोसोम है ये हमने पढ़ा है कि यहाँ पे कुछ सर्टेन एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। इसके साथ साथ इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो मौजूद होता है। ये जो पूरा पोर्शन है वो स्पर्म का हेड पोर्शन है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके मिडिल पीस के बारे में तो इसके मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज मौजूद होते हैं जो कि इसको एनर्जी सोर्स को प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं।
और जो लास्ट है वो होती है टेल, जो कि इसको मोर्टेलिटी प्रोवाइड करवाती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू like, share and subscribe our channel. Also you can tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.